हेलो दोस्तों। तो मैं आदित्य सिंह आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी का चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज, जो कि है क्लास 10th का। चलिए, तो जैसे कि हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 कवर कर लिया था, आज हम लोग का है चैप्टर 3, जिसका कि नाम है वाटर रिसोर्सेज। देखिए, सबसे पहले वाटर रिसोर्सेज कहने का मतलब है कि पानी हमारे लिए कैसे जरूरत है, कैसे हमारे लिए रिसोर्स है। ठीक है। पानी, देखिए आप जानते हमारा प्लानिट ब्लू क्यों दिखता है? क्योंकि हमारे प्लानिट पे, हमारे अर्थ पे सबसे ज्यादा पानी पानी है। सबसे ज्यादा पानी जहां देखो वहीं पानी है, इसलिए हमारा प्लानिट, हमारा जो अर्थ है वो ब्लू कलर का दिखता है। ठीक है। हमारे अर्थ पे 3/4 पानी है। मतलब कि हमारा अर्थ, ये जो हमारा अर्थ है, इस पे 3/4, 3 हिस्से में पानी है और एक हिस्से में जमीन है, जिसपे कि हम लोग रहते हैं। हमारा ये दुनिया बसा हुआ है। जितने भी स्टेट है, कंट्री है, कॉन्टिनेंट है, ये सब बसा हुआ है कहाँ पे? हमारा 1% का जो हिस्सा है, वो जो अर्थ का 3/4 छोड़ के एक जो हिस्सा है, उसी पे हम लोग रहते हैं, सरवाइव करते हैं, सांस लेते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। चलिए, तो देखिए, तो वाटर रिसोर्स कहने का मतलब है कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो जो टॉपिक, वो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला, देखिए हमारे अर्थ पे मैंने बोला 3/4, 3/4 पानी है। मतलब कि 3 हिस्सों में पानी है और एक हिस्से में जमीन है, लैंड है हमारे रहने के लिए। ठीक है। चलिए, अब देखिए, टू हमारा जो 3/4 है, उसमें से 96.5% ओशियन वाटर, मतलब कि 96.5% जो है वो समुद्री पानी है, समुद्र का पानी है। ठीक है। और जो फ्रेश वाटर है हमारे पीने के लिए, वो 2.5% है। हमारा सृष्टि में, हमारे इस अर्थ पे 3/4 पानी है, जिसमें से कि 96.5% ओशियन वाटर, मतलब कि समुद्र का पानी है। और फ्रेश वाटर जो है हमारे पीने वो योग्य, वो हमारा फ्रेश वाटर है 2.5%। लेकिन इस फ्रेश वाटर में से भी जो फ्रेश वाटर है 70% वो है ग्लेशियर और आइस शीट्स में। वो ग्लेशियर और आइस शीट्स में कन्वर्ट है। वो ग्लेशियर और आइस शीट्स में कन्वर्ट है, मतलब कि जो आप अंटार्कटिका जो कंटिनेंट है हमारा, उसमें की जो आप बर्फ देखते हो, वहाँ जो बर्फ है, ग्लेशियर्स है, वही है हमारा 70% ग्लेशियर के रूप में है। ठीक है। तो उसको हम ऐसे भी नहीं पी सकते। फ्रेश वाटर जो है हमारा 2.5%, इसमें से वो जो 70% है, ये भी ग्लेशियर में कन्वर्ट है, मतलब कि ग्लेशियर है। ठीक है। अब देखिए, अब जो हमारा 30% है फ्रेश वाटर का, फ्रेश वाटर का 30% जो है वो सरफेस रन ऑफ में और ग्राउंड वाटर, मतलब कि धरती में है हमारा 30% पानी, जमीन में पीने योग्य वाला। ठीक है। देखिए, ये जो 70% पानी है ग्लेशियर के फॉर्म में, अगर हमारा वातावरण हम ज्यादा पॉल्यूटेड करेंगे, अगर टाइम पे बारिश नहीं होगा, टाइम पे ठंड नहीं आएगी, टाइम पे सर्दी नहीं आएगा, टाइम पे मतलब कि ठंड नहीं आएगा, गर्मी नहीं आएगा, बारिश नहीं होगी, सीजन सब अपने हिसाब से नहीं चेंज होगा, प्राकृतिक अपने हिसाब से नहीं बदलेगा, तब इस ग्लेशियर पे प्रभाव पड़ता है। और ये ग्लेशियर पे, जैसे कि हम लोगों को ज्यादा गर्मी में गर्मी लगती है, तो हम लोग एसी में चले जाते हैं, पंखा चला लेते हैं, तो हमारा गर्मी कुछ आराम हो जाता है। लेकिन ये ग्लेशियर्स को हम क्या करेंगे? ये ग्लेशियर तो पिघलते रहेंगे गर्मी के कारण, तो इससे समुद्र में पानी बढ़ेगा, महासागर में पानी बढ़ेगा, सागर में पानी बढ़ेगा, ओशियन पानी बढ़ेगा और नदी तालाब सब भरने लगेंगे। इससे कितने शहर डूब भी सकते हैं। ठीक है। जो समुद्र के किनारे बसे शहर है, उन पे खतरा भी है। और साइंटिस्ट ने ये प्रिडिक्ट भी करा है कि कुछ हद तक ये डूब भी जाएंगे, अगर इसी तरह ग्लेशियर पिघलते रहा तब। इसी तरह अगर ग्लेशियर पिघलते रहा तो ये जो शहर है, जैसे कि लंदन है, ये भी डूब जाएगा। सिंगापुर है, ये समुद्र के किनारे है, ये भी डूब जाएगा। अपना मुंबई जो है, बॉम्बे, वो भी डूब जाएगा। कोलकाता भी डूब जाएगा। ये सब अगर ऐसी तरह ग्लेशियर पिघलते रहा तो ये सब डूब जाएगा। ठीक है। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि वाटर स्कार्सिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। तो इसीलिए हमें, हमारे पास
हमें वाटर को कंजर्व करके और उसको मैनेज करने का तरीका हमें पता होना चाहिए, आना चाहिए। हमें वाटर को मैनेज करने का और कंजर्व करने का तरीका पता होना चाहिए। अनयूजेबल यूज नहीं करना चाहिए वाटर का, मतलब कि इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए पानी को। ठीक है, चलिए देखिए, वाटर स्कार्सिटी जो है, हमारा वाटर स्कार्सिटी मतलब कि पानी ना मिलने की वजह से अकाल पड़ना। ठीक है, पानी आप जानते होंगे कि हमारा इंडिया है, हमारा भारत है, हमारे ही देश में कई जगह पानी की कमी है, कई जगह अच्छे से पानी नहीं लोग पी पाते हैं। जैसे कि राजस्थान में आप देखिएगा, वहाँ पे बारिश कम होती है और वहाँ की औरतें जो है पानी के लिए मटका अपने सर पे रख के बहुत किलोमीटर दूर तक, मीलों दूर तक जाती है कुएं से पानी लाने। ठीक है, तो कुआं से पानी लाने आती है क्योंकि उनके पास वहां पे जहाँ पे वो रहती है वहां पे पानी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारा नीड है, हमारे जरूरत के लिए पानी जरूरी है, तो इसीलिए वो जाती है लाने, धूप में भी। ठीक है, और देखिए वहां अब जहाँ पे पानी नहीं है वहां पे ही नहीं स्कार्सिटी है वाटर की, बल्कि वहां पे भी स्कार्सिटी है जहाँ पे बहुत सारा पानी है। कैसे? जैसे कि कोलकाता में आप देख लीजिए, कोलकाता में बहुत अगर बारिश हो गया हद से ज्यादा अत्यधिक बारिश हो गया, तो वहाँ पे हर जगह पानी ही पानी दिखेगा, लेकिन उसको हम पी नहीं सकते। पानी तो है लेकिन वो एक भी बूंद जो है उसका पीने लायक नहीं है पानी। ठीक है, तो ये भी एक समस्या है वाटर स्कार्सिटी का। ठीक है, अब देखिए, अब वाटर स्कार्सिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया, वाटर स्कार्सिटी क्या है? जहाँ पे पानी नहीं है वहां भी समस्या है राजस्थान वाले केस में, और जहाँ पे पानी है अत्यधिक है लेकिन पीने लायक नहीं है वहां पर भी समस्या है। अब वाटर स्कार्सिटी किस वजह से होता है, क्या रीजन है वाटर स्कार्सिटी को होने का? तो देखिए, सबसे पहला रीजन हम जानेंगे कि देखिए, पॉपुलेशन का बढ़ना सबसे पहला रीजन है हमारे वाटर स्कार्सिटी को होने का। रीजन्स फॉर वाटर स्कार्सिटी, रीजन्स फॉर वाटर स्कार्सिटी, वाटर स्कार्सिटी होने का सबसे मुख्य कारण कौन सा है? देखिए, हमारा जो पॉपुलेशन का बढ़ना है, जो पॉपुलेशन का बढ़ना है, सबसे पहले जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनको पानी की जरूरत है, क्योंकि पानी हमारे लिए एक नीड है, जरूरत है, जल ही जीवन है, इसलिए पानी की आवश्यकता हमें ज्यादा पड़ेगी। अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो पानी हमें ज्यादा यूज करना पड़ेगा, पॉपुलेशन कम होगा तो हमें क्वांटिटी जितना मात्रा है उसी हिसाब से यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो पॉपुलेशन का बढ़ना भी एक मेन कारण है, वाटर स्कार्सिटी का रीजन है। अब देखिए, अब दूसरा कारण है कि खेती, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो खेती भी बढ़ेगा। जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो लोग खाएंगे ज्यादा, जब डिमांड ज्यादा होगा तो सप्लाई भी ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो खेती भी ज्यादा होगा, तो इस वजह से खेतों में पानी ज्यादा दिया जाएगा और पानी का ज्यादा उपयोग होगा, तो इस वजह से भी वाटर स्कार्सिटी हो सकता है या फिर होता है। अब देखिए, हमारा तीसरा रीजन क्या है? तीसरा रीजन है इंडस्ट्रीज। देखिए, सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्रीज है वही पानी को दूषित करती है, पानी को प्रभावित करती है, पानी को गंदा करती है। कैसे? देखिए, इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा पानी इस्तेमाल किया जाता है, और फिर जो पानी इस्तेमाल किया गया वो तो गंदा हो गया, और फिर उसको भी नदी तालाब में बहा दिया जाता है, मतलब कि छोड़ दिया जाता है। तो वो तो पहले से पानी को पॉल्यूटेड किया ही ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में, लेकिन उसके बाद भी जो वो नदी तालाब लेक पॉन्ड में छोड़ दिया पानी, वो सब भी पॉल्यूटेड हो गया। तो इस वजह से वो सब पॉल्यूटेड हो, फ्रेश वाटर को भी गंदा किया, खुद के वाटर को गंदा किया, वो तो पहले ही। तो इस वजह से भी एक वाटर स्कार्सिटी है, रीजन है। और फिर हमारा जो डैम है, डैम का जो डैम से भी हम डैम के पानी से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे देश में 22% इलेक्ट्रिसिटी जो है, 22% हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो, हमारा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है 22% हमारे देश में वो इंडस्ट्रीज इस्तेमाल करती है, मतलब कि 22% जो बिजली है वो खपत करती है इंडस्ट्रीज। ठीक है, और पानी तो उसमें भी पानी लगता है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। पहले पानी को इंडस्ट्रीज ने क्या किया कि अच्छे पानी को गंदा किया इस्तेमाल करके, फिर उस गंदे पानी को अच्छे पानी में छोड़ दिया, लेक पॉन्ड नदी तालाब रिवर लेक छोड़ दिया, और फिर जो डैम से जो पानी रहा, मतलब कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया, उसका भी 22%
पानी इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने इस्तेमाल किया। तो 3 तरह से इंडस्ट्री जो है पानी को गंदा करती है, खराब करती है। अब हमारा चौथा रीजन क्या है? देखिए चौथा रीजन ये है कि जैसे कि किसान खेत में, मतलब कि फार्मर जब खेती करते हैं तो खेत में यूरिया, पोटास, DAP ये सब डालते हैं, केमिकल्स, फर्टिलाइजर सब डालते हैं। तो इससे जमीन पे प्रभाव पड़ता है, वो जो मिट्टी है उस पर प्रभाव पड़ता है, उस पे हमें और प्रभाव पड़ता है। और जब बाढ़ आता है, जब कभी उसमें पानी आता है और वही पानी जब बह के चला जाता है नदी में, तालाब में, तो वो पानी जो है वो केमिकल से मिल गया। जैसे कि जो मिट्टी पे हमने खाद डाला, यूरिया डाला, पोटाश डाला, उससे वो प्रभावित किया उसको, और वो जो पानी है वो मिल के चला गया नदी, तालाब, रिवर, लेक, पॉन्ड में। तो इससे भी वाटर स्कार्सिटी हो सकता है। ठीक है, तो हमने समझा कि कितने हमारे वाटर स्कार्सिटी के रीजन्स है। वाटर स्कार्सिटी के मेन रीजन्स। अब हम लोग समझेंगे कि वाटर स्कार्सिटी को ना होने के लिए, वाटर को बचाने के लिए, वाटर को प्रिवेंट ना करने के लिए हाँ क्या किया हमारे सरकार ने। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है JJM क्या है? जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन जो है कि भारत सरकार के द्वारा लाया गया था। जल जीवन मिशन में ये कहा गया, जल जीवन मिशन में ये कहा गया कि जो किसान है, जो रूरल एरिया है, जो गांव का एरिया है, उसमें उसमें पाइपलाइन बिछाया जाएगा। सबके घर पे बरामदे पाइपलाइन बिछा करके नल का सिस्टम दिया जाएगा, और प्रत्येक दिन, हर एक दिन 55 लीटर पानी डेली बेसिस पे उन लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा, शुद्ध पानी जो कि पीने योग्य है। तो यही है हमारा जल जीवन मिशन, जबकि रोज 55 लीटर पानी रूरल एरिया में, गांव के एरिया में प्रोवाइड कराया जाएगा उन लोगों को जिनके पास पानी अच्छे से नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला है मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर। देखिए मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेस मैनेजमेंट। देखिए ये जो है, इसके लिए मल्टीपल रिवर वैली प्रोजेक्ट भी चलाए गए। जैसे कि देखिए पानी को स्टोर करने का तरीका, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। देखिए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो है, ये पानी को स्टोर करने का पुराने जमाने से ही बहुत ही अच्छा तरीका रहा है, एंशिएंट टाइम से ही अच्छा तरीका रहा है पानी को स्टोर करने का। पुराने जमाने पर भी राजा महाराजा जो हुआ करते थे, वो सब भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनवाते थे पानी को स्टोर करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, वो भी पुराने जमाने के हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाया करते थे। आपके बुक में फिगर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि पुराने जमाने में कैसे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी बनाए थे, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनवाए थे, क्योंकि पानी को कंजर्व करने के लिए, पानी बर्बाद ना हो इसके लिए। और फिर इलाहाबाद में भी बनाया गया था हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, जब अल्तुतमिश ने भी 14वीं सेंचुरी में बनाया था हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, 11वीं सेंचुरी में भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाए गए थे। तो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर मतलब कि पानी को कंजर्व करना, पानी को यूज करना। जैसे कि रेन हुआ, बारिश हुई, तो उस पानी को कंजर्व करके फिर यूज करना, रीयूज करना। ठीक है, तो इसी के लिए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाए जाते थे पुराने समय में। मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट में मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ वाटर यही था हमारा मैनेजमेंट के। हमारा रिसोर्स, हम वाटर रिसोर्स को मैनेज कैसे करते हैं सबसे अच्छे ढंग से। अब देखिए हमारा है व्हाट इज डैम। डैम क्या होता है? देखिए डैम एक ऐसा साधन है, ऐसा हमारे पास टेक्नोलॉजी है, साधन है, जो कि जिसके माध्यम से हम नदी के बहते हुए फ्लो को वहां पे पुल के बीच में डैम बना करके पानी को रोक देते हैं, पानी का बहाव कम कर देते हैं, उसी को हम कहते हैं डैम। डैम उसको कहते हैं जो कि पानी का बहाव कम कर देता है नदी का, ठीक है, और पानी को रोक देता है, उसी को हम कहते हैं डैम। मान लीजिए बाढ़ आने वाला है, तो बहुत सारा पानी आ रहा है, तो डैम में हम पानी को स्टोर कर सकते हैं। तो उससे बाढ़ से जो ग्रसित एरिया होने वाला होगा, बाढ़ से जो ग्रसित होने वाला एरिया होगा, वो बच जाएगा कुछ समय के लिए। ठीक है, तो डैम हम इसीलिए बनाते हैं क्योंकि पानी को हम कंजर्व कर सके, और डैम का हम बहुत सारा यूज भी है। देखिए आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ डैम। क्लासिफिकेशन ऑफ डैम ये है
कि डैम ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, डैम को दो पार्ट में बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल और ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट के बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल के बेसिस पे तीन टाइप में बांटा गया है डैम को। पहला है टिम्बर डैम, दूसरा है इम्बैकमेंट डैम और तीसरा है मैंसूरी डैम। देखिए, टिम्बर डैम मतलब कि जो डैम लकड़ी से बने होते हैं, जैसे कि देखिए लकड़ी से जो डैम बने होते हैं, लकड़ी से जो डैम बने होते हैं उनको हम कहेंगे टिम्बर डैम। ठीक है, लकड़ी से बने हुए डैम को हम कहेंगे टिम्बर डैम। ठीक है, पानी को ये रोक देते हैं, पानी का फ्लो रोक देते हैं बीच में। ठीक है, इस साइड पानी नहीं आएगा। अगर हम खोलेंगे डैम का फाटक, नहीं सुनते हैं आपकी, डैम का नेपाल ने पानी छोड़ दिया तो एक फाटक खोल दिया, दूसरा फाटक खोल दिया, तो ये फाटक है, इसको हम खोलेंगे तो इसमें से गेट है, इसको डैम का गेट खोलेंगे तो वाटर फ्लो होगा इसमें से, इसका भी खोलेंगे तो इसका ही फ्लो होगा, इसका खोलेंगे तो इसका भी फ्लो होगा, इसी को हम कहते हैं डैम। तो टिम्बर डैम जिसको कि लकड़ी से बनाया जाता है, इम्बैकमेंट डैम जिसको कि आप कंक्रीट से बनाते हैं उसको कहते हैं इम्बैकमेंट डैम। और मंसूरी डैम, सॉरी, इम्बैकमेंट डैम उसको कहते हैं जो कि सॉइल, मिट्टी से भी, कंक्रीट से भी, प्लास्टिक के भी, सब कुछ मिला करके बनाते हैं, उसको कहते हैं इम्बैकमेंट डैम। और मंसूरी डैम जो कि कंक्रीट, सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट से बनाया जाता है, उसको कहते हैं हम मैंसूरी डैम। अब चलिए, अब हमारा दूसरा टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। हाइट के बेसिस पे डैम को बनाया जाता है। पहला है हाई हाइट डैम, मतलब कि बहुत ऊंचाई वाला भी डैम बनाया जाता है। फिर उसके बाद मीडियम वाला, उससे थोड़ा मीडियम वाला बनाया जाता है, बीच वाला डैम बनाया जाता है, और सबसे लो हाइट वाला भी डैम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला है रीजन बिहाइंड द अपोजिशन ऑफ मल्टीपर्पज रिवरबेरी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। देखिए, रीजन बिहाइंड द अपोजिट ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, रीजन है हमारा, हमारे देखिए डैम बनने से बहुत सारा नुकसान भी है। एक जगह फायदा है तो एक जगह नुकसान भी है। डैम के होने से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम खेतों में पानी भी दे सकते हैं, डैम के पानी के माध्यम से। हम इंडस्ट्री के लिए भी डैम का पानी यूज किया जाता है, कॉमर्शियल यूज के भी किया जाता है। फिश ब्रीडिंग के लिए भी हम इंडस्ट्री का डैम का पानी यूज करते हैं। तो बहुत सारे फायदे हैं डैम के। और इसके नुकसान क्या क्या है, देखिए, तो नुकसान है कि पत्थर, जहां से हम पानी को रोक देंगे, अगर नदी बह रही है और वहां का पानी हम रोक देंगे, कंजर्व कर लेंगे, तो वहां पे नदी सूखने लगेगी, एक टाइप से सूखने लगी, तो वहां के पत्थर जो है वो दिखने लगेंगे, वो उनसे वो दिखने लगेगा। वहां पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी संख्या कम होती जाएगी, वो धीरे धीरे मरते जाएंगे, उनको हार्म पहुंचता है उससे। अब पानी में जो रहने वाले एक्वेटिक एनिमल है, उसको आप पानी को कंजर्व कर लोगे तो उनका तो लाइफ खत्म होगा ना। देखिए, तो यही रीजन है डैम को बनाने से। और तीसरा ये रीजन है कि डैम जहाँ कहीं भी बनता है वहां से मतलब कि वहां का जो बस्ती होता है, वहां का जो इलाका होता है, वो खाली करवा दिया जाता है, वहां पे किसी को रहने नहीं दिया जाता है। ये तीसरा आपका डैम का साइड इफेक्ट है। और चौथा साइड इफेक्ट है कि किसान उसको ये इंडस्ट्रियलिस्ट उसको डैम के पानी को अपने इलेक्ट्रिसिटी में, अपने इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर लेते हैं। और जिनके पास, जो किसान, जिस किसान के पास पैसा है, जो डैम के पास जिनका खेती है, वो मतलब कि आसपास में जिनका खेती है, वो भी डैम के पानी को इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जिनको कि भगा दिया गया है डैम बनने की वजह से, जिनका लाइफ खराब हो गया, वहां से उनको दूसरी जगह भेज दिया गया, उनका तो लाइफ खराब हो गया ना। और जो किसान डैम के पास नहीं रहते हैं और उन वहां पर भी डैम बन गया, तो जो किसान डैम के पास नहीं रहते हैं और डैम उनसे बहुत ज्यादा दूर है, मतलब कि दूसरे स्टेट में या फिर दूसरी जगह पे है, तो उनको पानी अच्छे से नहीं मिल पा रहा। तो ये भी साइड इफेक्ट है डैम का। देखिए, एक केस हमको देखने को मिलता है कि कृष्णा नदी पे डैम बना दिया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कृष्णा नदी पे डैम बना दिया था और इसी की वजह से स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जैसे कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में अच्छे फसल नहीं हो रहे थे, वहां पे पानी नहीं जा रहा था ठीक से, पानी का फ्लो नहीं था वैसा जैसा कि नदी बहती है, जैसा कि होना चाहिए। कृष्णा नदी पे डैम बना के डैम में पानी स्टोर कर लिया गया था, स्टोर हो गया था, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूट भी हमको देखने को मिला स्टेट के बीच। तो हम, और उन्होंने सॉरी, पार्लियामेंट में आवाज भी उठाया था इसके खिलाफ। ठीक है, तो ये भी हमको साइड इफेक्ट भी देखने का मिलता है डैम को।
ठीक है। अब हमारा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये है, जैसे कि बारिश हुआ, तो बारिश जब हुआ तो वहां पे कितना सारा पानी वेस्ट हो जाता है, तो हम ऐसा करें कि उसको उस पानी को कंजर्व कर ले, उस पानी को स्टोर कर ले। जैसे कि छत पे कुछ ऐसा टंकी टाइप का बना दे, कुछ उसमें स्टोर करने वाला पानी बना दे, जमीन पे गड्ढा खन दे कि हम उस पानी को अगर पीने के लिए तो नहीं यूज कर सकते, लेकिन खेतों में देने के लिए तो यूज कर सकते हैं। खेत में ही हम गड्ढा खन दे और उसको, जब पानी आएगा, जब रेन का पानी आएगा तो वो पानी भी गिरेगा, देखिए, और पानी भी गिरेगा और उससे हम फिर इरिगेशन में उसको भी ले सकते हैं, खेती में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो वो हो गया एक हार्वेस्टिंग वाटर भी हो गया, वो वेस्ट नहीं होकर के हम उसको यूज कर लिए, तो वो भी हमारे लिए एक बेनिफिट है। जैसे कि देखिए, एक जगह एक स्ट्रक्चर है ये, एक देखिए, ये एक स्ट्रक्चर है, मान लीजिए यहाँ पे जाली, यहाँ पे हमने रेन का जब बारिश हुई तो यहाँ पे हमने गड्ढा खन दिया, तो यहाँ पे पानी आके जम गया अंदर में, यहाँ पे अंदर में पानी जम गया, जमा हो गया एक जगह पे, ठीक है। और उसके ऊपर हमने यहाँ पे जाली लगाया, इसके गड्ढे के ऊपर जाली लगाया और जाली के ऊपर मुर्गी को रख दिया, मुर्गी को रख दिया, तो मुर्गी को ऊपर से रख दिया, मुर्गी सबको रख दिया ऊपर से, और नीचे गड्ढे में मछली को रख दिया। गड्ढे में मछली, एक गड्ढा खंदा, सबसे पहले गड्ढा कोड़ा, फिर जब बारिश हुआ तो उसमें पानी चला गया, और फिर इसमें मछलियों को रख दिया, फिर गड्ढे के ऊपर एक जाली लगाया, उसके ऊपर मुर्गियों को रख दिया और उसके ऊपर ढक दिया। तो ये क्या होगा कि ये जो मुर्गी लोग का मुर्गी का जो वेस्ट होगा, मुर्गी का जो वेस्ट होगा वो सीधे पानी में जाएगा, और पानी में जाएगा तो मछलियां उसको खा के जिंदा रहेगी, अपना लाइफ सर्वाइव करेगी। तो पहला फायदा तो ये हुआ। और पानी का भी और मुर्गी को ये फायदा, और मुर्गी भी हम पाल लेंगे अच्छे से। और मछली अगर आप देखिए, हाँ, मछली सरवाइव कर गई, और इस पानी को हम हार्वेस्टिंग में, खेतों में सिंचाई करने के लिए भी, इरिगेशन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो एक ही पानी से जो वेस्ट होने वाला पानी था उससे हम लोग इस्तेमाल में लेके कितना सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यही है हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब जैसे कि स्टोरी देखेंगे आप, स्टोरी ऑफ गेनहाथुर, ये देखिए कर्नाटका का ये स्टोरी है, कर्नाटका का ये स्टोरी है, स्टोरी ऑफ गेनहाथुर। ये है कि जब कर्नाटका में जो है बहुत पानी की दिक्कत होती थी, तो उन्हें वहाँ के लोगों ने उस समस्या को समझा और लगभग 200 घरों में वाटर टैंक बना दिए, जो कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की मदद से जब पानी बारिश होगा तो उसमें पानी को स्टोर कर लेंगे और फिर इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो ऐसे 200 घरों में पानी का टंकी बना दिया गया, और 1000 लीटर पानी को ये लोग स्टोर करके यूज करते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? ये तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया, ये लीगल नोटिस जारी किया कि जो भी लोग घर बनाएंगे वो अपने घर पे टंकी जरूर बनाएंगे। अगर वो टंकी नहीं बनाते हैं तो उनके खिलाफ लीगल प्रोविंसेस किए जाएंगे, उनपे कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। इसलिए तमिलनाडु में सब घरों पे टंकी होते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, ठीक है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। देखिए, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या है? ये मेघालय में एक 200 साल पुराना प्रचलन है, 200 साल पुराना आइडिया है, जो कि हम यूज करते हैं अभी भी। जैसे कि बैम्बू ड्रिप, जैसे कि देख के ही लग रहा हो आपको, बैम्बू ड्रिप मतलब कि बांस। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ये है कि बांस की मदद से, बांस को फाड़ करके और उसमें उसकी मदद से, जैसे कि देखिए, एक ये बांस है, ठीक है, ये बांस है, फिर इसको एक बांस को, ये बांस हो गया, फिर इसमें दूसरा बांस जोड़ दिए, फिर इसमें तीसरा बांस जोड़ दिए, फिर इसमें चौथा, ऐसे ही करते करते बांस को हम ले गए आगे, बांस को। और जब बारिश होगा इसमें, जब बारिश होगा यहाँ पे, तब यहाँ का जो पानी है ये बांस में चला जाएगा, ये बैम्बू में चला जाएगा पानी, ठीक है।
बैम्बू में पानी चला जाएगा और पानी भर जाएगा और ये आगे सप्लाई होगा, पानी आगे बढ़ेगा। ऐसे जब ढलान है पानी तो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा और ये खेतों में जाएगा। इरिगेशन मतलब कि सिंचाई, और खेतों में जाएगा और यहाँ पे सिंचाई किया जाएगा खेतों में। तो यहाँ से ये कितना अच्छा है, यहाँ से हर साल 18 से 20 लीटर पानी बचा लिया जाता है, मतलब कि यूज कर लिया जाता है रेन वाटर का, ठीक है। और ये खेतों में जाएगा तो इससे लोग सिंचाई करेंगे, तो इससे फसल का भी फायदा होगा, इन्वायरमेंट का भी फायदा होगा, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर वेस्ट भी नहीं होगा, उसका यूज कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर जो था, चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज, ये मैंने अच्छे से पढ़ा दिया, आपका ये खत्म हो गया। ये आपका लास्ट टॉपिक था, इसको आप याद रखिए। देखिए ये जो सृष्टि है ये प्रभु ने बनाई, भगवान ने बनाई। आप जैसे कि ये कितने सारी चीजों मैंने इस चैप्टर में पढ़ाया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, डैम के बारे में। डैम आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा मुझे ये बात नहीं पता, लेकिन देखिए तो अच्छी बात नहीं है तो देखने की कोशिश करें, देख लीजिए। देखो इसमें हम लोग क्या पढ़े, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पढ़े, बैम्बू के बारे में पढ़े कि बैम्बू इरिगेशन सिस्टम है, फिर से रूफ टॉप वाटर वाला पढ़े, और उसके बाद से खेतों में सिंचाई कैसे करें, डैम वो, उसके बाद से हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े कि पुराने समय में एंशियंट टाइम में कैसे पानी को कंजर्व किया जाता था, पानी को कैसे बचाया जाता था। तो ये सब देखिए प्राकृतिक भगवान ने बनाई, ये सब बहुत अच्छी बनाई प्रकृति, इतना सुंदर हमें देश दिया, हमें भारत माता ने साथ इस देश में जन्म लेने का गौरव प्राप्त हुआ। तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम भी सब चीजों को जाने, हम अपने देश को विकसित करें, हम अनुभवी बने, हम ज्ञानी बने, और हम अपने देश को उन ऊंचाइयों पर लेके जाए कि सब हमारे सामने मतलब कि हमारा नमस्कार करे, हमारा आदर करे, हमारा सम्मान करे। और ये जरूरत है हमें आगे अच्छे से पढ़ने की, हमें घूमने की। देखिए घूमना सबसे बड़ा नॉलेज होता है, जैसे कि जो मैं और कोई किताब नहीं बता सकती आपको पढ़ करके समझा करके, वो जब आप घूमोगे, जब आप जानोगे चीजों को, जब आप खुद से अनुभव करोगे, तो आप में ये जिज्ञासा पैदा होगी, आप में ये जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि मैं और जानूं और आगे सीखूं। तो इन सब चीजों की आपको इच्छा लगेगी। अपना देश में घूमना सबसे ज्यादा जरूरी है, आप अपने देश में अच्छे से घूमिए, अच्छे से ट्रैवल कीजिए, ट्रैवल इज द बेस्ट नॉलेज। आप जब भी ट्रैवल करते हो तो ट्रैवल से अच्छा नॉलेज कोई नहीं दे सकता आपको, ठीक है। घूमना सबसे ज्यादा जरूरी है, तो अच्छे से खाइए पीजिए, पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए और घूमते रहिए। जब भी आपको छुट्टी मिले, अपने पेरेंट्स से परमिशन लो और घूमने के लिए जरूर जाए। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।